अमीर भाभी ने कराई ननद की शादी। दिल्ली शहर के पॉश इलाके में खड़ा एक बड़ा सा बंगला जिसका नाम था मेहता हाउस। ऊंची दीवारें, झूमर से सजी हुई लॉबी और बाग में लगी विदेशी फूलों की खुशबू, सब कुछ एक अमीरी की झलक देता था। उस घर की बड़ी बहू महक मेहता अपने इलाके में बहुत मशहूर थी। खूबसूरत, समझदार और दिल की बेहद अमीर। वो एक बड़े से परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसमें घमंड जरा भी नहीं था। महक के ससुराल में उसका पति आरव, सास सुलेखा मेहता और एक कुंवारी ननद पूर्वी थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले गोद लिया था। पूर्वी अब 30 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिसको भी ये बात पता चलती कि वो उनकी गोदली हुई बेटी है तो वो झट से उसके लिए इनकार कर देते। ऐसे ही एक रोज महक रसोई में कॉफी बना रही थी कि तभी सास सुलेखा देवी उदास हॉल में बैठी हुई थी। महक कॉफी लेकर अपनी सास शारदा देवी के पास गई। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? और क्या बात होगी बहू, बस वही अपनी बेटी पूर्वी की शादी की चिंता सताए जा रही है। पूर्वी की उम्र निकलती जा रही है। तुझे तो पता है जो भी रिश्ता उसके लिए आता है उसकी सच्चाई जानकर इनकार करके चला जाता है, और झूठ की बुनियाद पर हम कोई रिश्ता शुरू नहीं करना चाहते। माँ जी क्यों चिंता करती हैं आप? अपनी पूर्वी तो कितनी होशियार है, सुंदर है, नौकरी भी करती है। अब बस उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी झट से शादी के लिए हाँ कर दे। वही तो मैं भी भगवान से दुआ कर रही हूँ बहू। फिर महक ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि सास की ये चिंता वाजिब थी। महक का पति आरव मेहता बिजनेस में तो करोड़पति थे, मगर वो समाज में अपनी इज्जत को लेकर बहुत सजग रहते थे। शाम को जब आरव ऑफिस से लौटे तो महक ने धीरे से कहा, सुनिए, माँ जी फिर से पूर्वी की शादी को लेकर परेशान है। उन्हें दिन रात बस उनकी शादी की चिंता सताती रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं ज्यादा चिंता करने से माँ जी की कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। अरे हर महीने यही बात मैंने कई जगह बात की, पर या तो लड़का ठीक नहीं या माँ बाप की मांगे आसमान छूती हैं, या वो उनके बारे में जानकर शादी के लिए मना कर देते हैं। सच कहूँ तो अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ कि पता नहीं कभी उनकी शादी होगी भी या नहीं। आप टेंशन क्यों लेते हो? ऊपर वाले ने चाहा तो उनकी शादी जल्द ही होगी। अच्छा, अगर मैं कोई अच्छा रिश्ता ले आऊँ तो? तुम कब से शादी ब्याह कराने लगी? जब अपनी ननद की शादी की चिंता माँ जी की आंखों में देखी है तभी से। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। महक ने हाँ में सिर हिला दिया। उसी दिन महक ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें पूर्वी की प्रोफाइल तैयार की। फोटो, नौकरी की डिटेल्स, शौक सब कुछ डाल दिया। कुछ दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 3 दिन बाद महक की सहेली नेहा उससे मिलने उसके घर आई। महक, याद है मेरा कजिन रोहित, वही जो बैंक में मैनेजर है? हाँ, वही जो लंदन से MBA करके आया था। हाँ वही, वो अब इंडिया में सेटल होना चाहता है। अच्छा स्वभाव, अच्छा परिवार, मुझे लगा तुम्हारी ननद के लिए परफेक्ट रहेगा। ये सुनकर महक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रोहित का प्रोफाइल देखा, सब कुछ सही था। बस एक बात थी कि रोहित का परिवार मिडिल क्लास था। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास परिवार है, तुम्हारी तरह कोई अमीर खानदान तो नहीं है। अमीर गरीब क्या, दिल अच्छा होना चाहिए। अगर लड़के का दिल अच्छा होगा तो ही वो हमारी पूर्वी का हाथ थामेगा, तो इससे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो मैं संडे उन्हें आने के लिए बोल देती हूँ। अब महक ने दोनों परिवारों की मुलाकात तय कर दी। रविवार को रोहित अपने माता पिता के साथ मेहता हाउस पहुंचा। मेहता हाउस जैसी बड़ी कोठी देखकर वो सब हैरान रह गए। पूर्वी शर्माते हुए आई। हल्के गुलाबी सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रोहित ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुरा उठा। देखिए बहन जी, हमारा लड़का भले ही विदेश रहकर आया है, लेकिन इसे अपने इंडिया की लड़कियां ही पसंद है। शादी ये किसी इंडियन से ही करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। कुछ देर बाद, चलो तुम दोनों गार्डन में बैठकर बात कर लो। अब दोनों गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। जी, आपके शौक कौन कौन से? जी, मुझे पेंटिंग पसंद है और बच्चों को पढ़ाना। और आपको? जी, मुझे गाना और थोड़ी बहुत कुकिंग। अरे वाह, तो शादी के बाद रसोई आपकी होगी। बस अगर आप मेरी मदद करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। महक ने चुपके से खिड़की से देखा। दोनों साथ में लग तो बड़े प्यारे रहे, बस अब हाँ हो जाए। कुछ देर बाद दोनों अंदर आए। माँ, मैं पूर्वी से शादी के लिए तैयार हूँ। और मुझे भी रोहित जी पसंद है। मुलाकात के बाद सब कुछ अच्छा था। दोनों की शादी पक्की हो गई। लेकिन कहते हैं ना, लोगों का तो काम है कहना। अब लोग बातें बनाने लगे। मैं एक बहू, सुना ननद का रिश्ता किसी बैंक वाले से करवा रही हो? अरे वो तो मिडिल क्लास है। आंटी, अगर दिल से अमीर हो तो घर अपने आप अमीर हो जाता है। और रही पैसों की बात, तो आदमी जितना उसके नसीब में लिखा होगा उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ आंटी, शादी में जरूर आइएगा। महक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सब तैयारियां शुरू कर दी। ये वाला लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा पूर्वी। भाभी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लेकिन तभी आरव को एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने टोका।
मेहता जी, आप इतने बड़े आदमी हैं और लड़की दे रहे हैं एक मिडिल क्लास लड़के को? हाँ, महक ने देखा है तो कोई बात होगी उस लड़के में, और मैं अपनी पत्नी के फैसले पर भरोसा करता हूँ। महक के लिए ये पल गर्व का था। उसने अपनी ननद के लिए अमीरी से बढ़कर रिश्ता चुना था जो उसे सम्मान और सच्चा प्यार दे सके। महक खुद घर का हर काम देख रही थी। अरे ये फूल ठीक से लगाओ, और ये हलवाई कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। बहू तू थक जाएगी, थोड़ा आराम कर ले। माँ जी, आज तो इस घर की बेटी की शादी है, मैं कैसे बैठ जाऊँ माँ जी? ऐसा कहकर महक कामकाज में लग गई। वो खुद फूलों से मंडप सजा रही थी। ये ले पूर्वी, नारियल पानी पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। मैंने कहा ना पियो इसे। अपनी भाभी को अपनी फिक्र करता देख पूर्वी की आंखें भर आई। भाभी, आपने जो किया है शायद कोई अपनी सगी बहन के लिए भी ना करे। तू मेरी बहन जैसी तो है पूर्वी, बस खुश रहना मेरी लाडो। चल अब रोना धोना बंद कर और जल्दी से नारियल पानी पी ले। पूर्वी की मेहंदी से लेकर हल्दी तक की हर रस्म में महक उसके साथ खड़ी रही। कई बार शादी की रस्मों के दौरान उसकी आंखें भी भर आती। ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। ढोल नगाड़ों के साथ बारात उनके बड़े से घर में पहुंची। महक ने खुद दरवाजे पर आरती की थाली सजाई। स्वागत है दूल्हे राजा जी। आपकी बदौलत ये रिश्ता हुआ है भाभी। हमेशा आभारी रहूंगा जो आपके कारण इतना अच्छा जीवन साथी मुझे मिलने वाला है। आभारी मत कहो नंदोई जी, बस एक रिक्वेस्ट है, हमारी पूर्वी का ख्याल रखना। जमाई राजा का स्वागत कर बेटा। फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी अपने ससुराल चली गई। महक हर दिन उसका हाल जानती। भाभी, रोहित ने आज मेरे लिए सरप्राइज डिनर बनाया। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही उन्हें इतनी समझदार पत्नी मिली। देखा, मैंने कहा था ना, दिल से बड़ा कोई धन नहीं। उधर सुलेखा देवी ने महक के सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने तो मेरी बेटी को राजकुमारी बना दिया। तेरा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, उपकार नहीं, फर्ज था। कुछ महीनों बाद वही सुलोचना आंटी फिर आई, इस बार मीठे लहजे में। बहू, सुना है पूर्वी बहुत खुश है अपने ससुराल में। लड़का तो बहुत नेक निकला। अरे आंटी, इसीलिए तो कहते हैं रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं। ये सुनकर सुलोचना आंटी को कोई जवाब न सूझा और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब पूर्वी अपने ससुराल में बाबूजी, मैं रीना से शादी का वादा कर चुका हूँ। और तुम्हारे बाबूजी के वादे का क्या, जो उन्होंने अपनी जिगरी दोस्त से किया है? सिम्मी इकलौती बेटी है रामेश्वर भाई साहब की। सोचो जरा, क्या क्या नहीं देंगे दहेज में। तो आप चाहती हैं कि मैं दहेज के लालच में उस लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं प्यार ही नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम कहाँ कुछ कर पाओगे हमारे लिए। तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। फिर उसके लिए चाहे तुम्हारे बाबूजी की नाक कटे या फिर तुम्हारी इकलौती बहन घर में कुंवारी बैठी रहे। ओफो माँ, अब इस सब में नंदिनी की बात कहाँ से आ गई? बात तो बनेगी ही ना। जब तुम अपने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी करोगे तो हर जगह हमारी थू-थू होगी। और फिर कौन शादी करेगा मेरी नंदिनी से, बताओ जरा। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। रीना पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और जहाँ तक रही बात नंदिनी की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसके लिए लड़का ढूंढ कर लाऊंगा और ऐसी धूमधाम से उसकी शादी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो रवि, तुम अगर अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान नहीं रख सकते तो फिर क्या मतलब है इन सब बातों का है? लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो तुम, इस घर का मुखिया और मालिक अब भी मैं ही हूँ। तो जो मेरी मर्जी से नहीं चलेगा उसके लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। रवि के पिता कैलाश को लगा था कि उनकी इस धमकी से रवि अपना मन बदल देगा और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि ने फौरन अपने पिता का घर छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने रीना से शादी कर ली। रीना बिन माँ बाप की लड़की थी। हालांकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रवि को अपना परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन हालात के सामने किसी के ना चली। और फिर कुछ सालों के बाद, माँ, बाबूजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें भैया को बुला लेना चाहिए। नहीं, तेरे बाबूजी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्या पता उसे देखकर इनकी तबीयत और बिगड़ गई तो वो और उसकी पत्नी हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, ये बात साफ है। असल में सुधा रवि की सौतेली माँ थी और नंदिनी उसकी अपनी बेटी, और अकेला बेटा होने की वजह से रवि के पिता का सब कुछ उसका ना हो जाए, इस डर से सुधा ने कभी रवि को उसके परिवार में लौटने का मौका नहीं दिया। रवि को याद करते करते उसके पिता एक दिन चल बसे, लेकिन तब भी सुधा ने रवि को खबर नहीं की। और जब कुछ महीनों बाद रवि को इसका पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। क्या मैं इतना बुरा हूँ रीना कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने तक का हक मुझसे छीन लिया गया? नहीं रवि, आप खुद को संभालिए।
हमारी गलती बस इतनी सी है कि हमें अपने परिवार लौटने की कोशिश करनी चाहिए थी। माँ बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। हो सकता है वो हमें अपना ही लेते। रवि, हमने तब जो नहीं किया, मुझे लगता है अब जरूर करना चाहिए। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ जी और नंदिनी अकेले पड़ गए होंगे। हमें जाकर उनका सहारा बनना चाहिए। रीना की बात को समझते हुए रवि ने अपनी माँ और बहन के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सुधा ने उसे वहीं खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ये देखो, जब बाप अस्पताल के बेड पर पड़ा मर रहा था तब तो कोई झांकने भी नहीं आया, और तो और बाप की अर्थी को कंधा देने तक की फुर्सत इनके पास नहीं थी। और जब तब नहीं आए तो अब क्यों आए हो? साफ साफ एक बात सुन लो मेरे पति ने जिंदा रहते ही तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, तो अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम तो यहाँ, बस कीजिए। आप दोनों अब क्यों आए यहाँ? हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, बाबूजी के जाने के बाद हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो भगवान की खातिर हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। प्लीज चले जाइए यहाँ से। नंदिनी, रीना तुमसे बड़ी है, रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है वो, तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती। कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों का, ना हमसे और ना हमारे इस घर से, समझे तुम? अब इससे पहले कि मैं आसपास के लोगों को बुलाकर तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकालूं, चले जाओ यहाँ से। रवि और रीना को एक बार फिर दुत्कार दिया गया, जिससे दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने पलटकर सुधा और नंदिनी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। दूसरी तरफ सुधा और नंदिनी इस बात को सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें रवि को उनकी जायदाद से कुछ देना नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ये सोच आगे चलकर उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये घर हमारे बाबूजी का है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। और आप ये किस लोन की बात कर रहे हैं? बाबूजी ने तो हमें कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, उन्होंने क्यों नहीं बताया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन करीब 1 साल पहले उन्होंने हमारे बैंक से एक बड़ा लोन ले लिया था अपने गिरते बिजनेस को संभालने के लिए, और उसकी सिक्योरिटी था उनका ये घर। पर हमें अफसोस है कि वो ना तो अपना बिजनेस बचा सके और ना ही ये घर। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी मैं सोचूं कि पिछले 1 साल से तेरे बाबूजी की तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही थी। मैंने कई बार पूछा उनसे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कुछ कहा उन्होंने। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब क्या भैया को फोन करना चाहिए? हरगिज नहीं, वो क्यों करेगा हमारी मदद? हमारी इस हालत पर वो और उसकी बीवी हंसेंगे बस। ना ना नहीं, उसे तो हमें हरगिज फोन नहीं करना है। सुधा और नंदिनी को मजबूर होकर अपना अच्छा खासा घर छोड़कर एक किराए के छोटे से कमरे में आकर रहना पड़ा। रातों रात दोनों अमीर से गरीब हो गए। नंदिनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, तो उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी, और बस उसकी थोड़ी सी कमाई से ही अब सुधा और नंदिनी का गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ नंदिनी मैम, प्लीज सिट डाउन। जी थैंक यू सर। नंदिनी जी, मैं पिछले काफी समय से आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड यू आर ट्रेमेंडस। तो आई थिंक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने का वक्त अब आ गया है। जी सर, मैं कुछ समझी नहीं। हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। आज से आप हमारे स्कूल की न्यू प्रिंसिपल हैं, एंड ऑब्वियसली इस नई पोस्ट के हिसाब से आपकी न्यू सैलरी भी डिस्कस करनी होगी। गरीबी से जूझ रही नंदिनी के लिए ये बेहतरीन मौका था। सैलरी और पोस्ट बढ़ने के साथ ही नंदिनी और उस स्कूल के मालिक शिवम, जो कि एक बड़े बाप का इकलौता बेटा था, उसके बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन, आपने स्कूल तो बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप अच्छे से संभाल सकती हैं, इफ यू डोंट माइंड। जी बताइए सर। नंदिनी, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सो विल यू मैरी मी? इस एक ही पल में मानो नंदिनी के लिए सब कुछ बदल गया। शिवम को वो भी दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी, और जब सामने से शिवम ने उसे खुद ही प्रपोज कर दिया तो उसने भी फौरन हाँ कह दिया। सुधा ने भी सोचने में एक पल भी नहीं लगाया, और फिर, माँ, मैंने शिवम से बात कर ली है। शादी के बाद आप भी मेरे साथ मेरे ससुराल में चलकर रहोगी। मैं यहाँ आपको किराए के मकान में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जुग जुग जिए मेरी बच्ची, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नजर से बचाए। शिवम और नंदिनी की शादी की तारीख तय हो गई, जिसे लेकर सुधा और नंदिनी बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फिर ठीक शादी वाले दिन फंक्शन के बीच सुधा ने रीना और रवि को शिवम से बात करते हुए देखा, और ये नजारा देखते ही सुधा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची की खुशियां तुम दोनों से देखी नहीं जा रही क्या? शिवम बेटा, इन लोगों की बातों में मत आना तुम।
ये हमारे दुश्मन है और ये कलमुही रीना, ये तो जब से आई है हमारी जिंदगी में तब से सब कुछ गलत ही हो रहा है हमारे साथ। और आज देखो इसे अपनी गरीब ननद की शादी तुड़वाने चली आई। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस कीजिए आप। यहाँ कौन कैसा है मैं अच्छे से जानता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीना मेरी चचेरी बहन है और उसी ने मुझे नंदिनी को जानने और समझने की राय दी। आज अगर मेरी और नंदिनी की शादी होने जा रही है तो उसके पीछे रीना और रवि जीजा जी का ही हाथ है। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, रवि जीजा जी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे स्कूल जैसे कई जाने माने स्कूल्स के ट्रस्टी भी हैं, और वो हमेशा से आपको और नंदिनी को अपने साथ रखना चाहते थे। बुरे वक्त में आपका सहारा बनना चाहते थे, लेकिन आपने हमेशा इन दोनों को गलत ही समझा। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं। आज इस शादी में ये मेरे मेहमान बनकर आए हैं और इनके आशीर्वाद के बिना मेरी और नंदिनी की शादी कभी पूरी नहीं हो सकती। शिवम की बातें सुनकर सुधा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी दुल्हन के जोड़े में पीछे खड़ी नंदिनी ने आगे बढ़कर रवि और रीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं शिवम जी, ये कोई मेहमान नहीं बल्कि मेरे भैया भाभी हैं और यहाँ मेरा कन्यादान करने आए हैं। क्यों भैया, मैंने सही कहा ना? नंदिनी की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। फिर धूमधाम से नंदिनी और शिवम की शादी हुई और फिर सुधा भी खुशी खुशी रवि और रीना के साथ उनके घर में रहने लगी। Thanks for watching.